BBMKU बीकॉम सेमेस्टर 1 बीकॉम सेमेस्टर 1 में एक नया टॉपिक इस साल से ऐड किया गया है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, वो है NPO। और NPO का बेसिक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा परेशानी हो सकता है। NPO क्या है, बेसिक थ्योरी पहले वाले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि NPO यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं इसको, यानी इसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं ऐसा ही कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है जनरेट, और यहाँ सोशल वेलफेयर होता है। सोशल वेलफेयर, बात को समझिएगा, सामाजिक कल्याण के लिए, समाज के भलाई के लिए जो काम किया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, उसको हम NPO कहते हैं, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी पैसा आता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी पैसे का लेन देन होता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब पैसे का लेन देन होगा तो वहाँ आपको एक अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करना होगा, हिसाब किताब को रखने के लिए। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम हिसाब किताब रखेंगे तो उसका तरीका अलग है, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम हिसाब किताब रखते हैं अकाउंटिंग फॉर्म में तो उसका तरीका अलग है। एक एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, या कोई और भी फर्म है प्राइवेट फर्म, तो उसको आप, या सरकारी फर्म जहां प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाया गया है, वहां पर क्या क्या हम लोग करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट सब बनाते हैं। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं एक नंबर में, दूसरा नंबर में हम वहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और तीसरा क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। पूरा ध्यान से अगर आप मेरा वीडियो या मेरा टॉपिक को सुनिएगा, समझिएगा, तो आगे NPO में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होने वाला है। अब NPO का एक एग्जाम्पल अगर लें, जैसे अभी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल आपको दे दिए कि एक कंपनी है जियो, या एक कंपनी है अल्ट्राटेक, ACC या टाटा, ये सब क्या है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप किसी स्कूल को ले सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स क्लब को ले सकते हैं, कोई ऐसा जो सोशल ट्रस्ट है जो समाज की भलाई के लिए काम करता है, उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, कोई लाइब्रेरी को ले सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में CBSE हो गया, या जैक बोर्ड हो गया आपका झारखंड में। तो इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताए गए आपको, ये सब कैसा ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में आता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में आता है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जांपल अगर आपको लिया जाए कि हम क्या सोच करके और क्या समझ करके इसमें अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक टॉपिक तो आपको लेना पड़ेगा। तो बताइए, आप लोग ही बताइए कि हम कौन सा टॉपिक लें, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अभी आपको समझाया गया कि कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स क्लब टूर्नामेंट वगैरह करवा रहे हैं, तो उसका मोटिव यह नहीं है कि हम प्रॉफिट कमा लें। जहाँ कोई मंदिर है, मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, वहाँ जो पैसा आ रहा है, जा रहा है, प्रॉफिट मोटिव के लिए तो नहीं है वो, है ना। तो उसका आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। या फिर आप कहीं कोई ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे समाज का भलाई के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल खोल के रखे हैं, या फिर कोई और किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप झारखंड में लीजिए एक लायंस क्लब नाम सुने होंगे आप, रोटरी क्लब है। इन सब का उद्देश्य क्या है, समाज की भलाई करना। समय समय पर देखिएगा गरीबों के लिए इन लोग ब्लड डोनेट कैंप लगाता है, या आँख का ऑपरेशन गरीब लोगों का कराया जाता है इस कैंप में। तो इस कैंप में भी पैसा आता है और जाता है। कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, पैसा तो आना जाना होगा, बिना पैसे का तो कोई काम होगा नहीं। तो वहाँ अकाउंट हम कैसे मेंटेन करेंगे, इसको आपको समझना है। तो आप लोग खुद बताइए कि हम कौन सा एग्जाम्पल लें, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लें, और एक क्वेश्चन को हम क्रिएट करें और उसी में आंसर भी बनावें। ठीक है, कुछ बनाने से पहले आपको बता दें कि अभी क्या बोले कि NPO बनाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब ध्यान रखिएगा
आप सबको पता है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ डिनोट किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक के जरा होता है। लास्ट क्लास भी हम पढ़ाए हैं, तो सब बच्चों को पता है कि कैश बुक कैसे मेंटेन हम लोग करते थे। 11th में भी पढ़े, आप सेमेस्टर 1 में भी पढ़े। तो कैश बुक मेंटेन करने का क्या तरीका है सबको पता है कि यहाँ सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, उधार वाले को नहीं लिखते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर का क्या नियम है? बोलिए, इनकम एक्सपेंडिचर का नियम है कि हम एक साल के अंदर यानी विद इन फाइनेंशियल ईयर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन सबको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो नगद में हो या उधार में हो, सबको रिकॉर्ड करना है। और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़। तो ये तो आपको क्वेश्चन के रूप में दिया रहेगा कई बार, और कई बार इसको भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल कब आ जाता है? जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। यहाँ जैसे हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो उससे क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। यहाँ आपको मिलने वाला है सरप्लस और डेफिसिट। प्रॉफिट को हम लोग सरप्लस कहेंगे और लॉस को क्या कहेंगे? डेफिसिट कहेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आइटम लिखना है, बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना है, तो उसके लिए आपको हम एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि एक्सपेंडिचर बच्चे होता क्या है। देखो यहाँ एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन अभी उसका चर्चा यहाँ नहीं करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? जो रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार करना पड़ता है, जिसका फायदा आपको लंबे समय तक नहीं मिलता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ रेंट दे रहे हैं, मान लो ये मेरा लाइब्रेरी है ना, और लाइब्रेरी का हर महीना हम रेंट चुका रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? बोले सर हर महीना आपको रेंट देना पड़ेगा, इसीलिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा गया। लेकिन लाइब्रेरी में जो बुक खरीदा गया, लाइब्रेरी में जो सेल्फ खरीदा गया, लाइब्रेरी में जो फर्नीचर खरीदा गया, वो कब तक यूज़ होगा? लॉन्ग टर्म तक। इसीलिए वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको कहाँ लिखना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन साइड में लिखना है? एक्सपेंस साइड में। याद रहेगा क्यों? क्योंकि बार बार होने वाला खर्चा है। लेकिन अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कहाँ लिखेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या जनरेट होता है? बोलिए एसेट्स। हम अभी फर्नीचर खरीद के यहाँ ले आए, तो फर्नीचर आज है कल ख़त्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे ना। तो आप जानते ही हैं कि एसेट्स कहाँ लिखा जाता है? बोलिए बैलेंस शीट में। ध्यान रखिएगा, आपका जब क्वेश्चन में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर साइड में लिख लीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और जब आप किसी एसेट्स को एक्वाइर करेंगे, खरीदेंगे कोई एसेट्स लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, तो उसको बैलेंस शीट का एसेट साइड दिखा दीजिए। क्लियर? याद रहेगा ना। चलो, अब उसी तरह इनकम भी दो भाग में हम लोग बांटेंगे। इनकम, अब इनकम का भी वही दो तरीका, एक रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम इधर लिख लो, और दूसरा लिख लो इधर कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम। अब रेवेन्यू इनकम क्या है और कैपिटल इनकम क्या है, जरा उसको समझना। बार बार होने वाला जो इनकम है, अगर मेरा कोचिंग में मेरा स्टूडेंट बार बार हमको जो फी देता है, वो मेरे लिए कौन सा इनकम है? रेवेन्यू इनकम है। अभी इस महीना दीजिएगा, फिर अगला महीना देना पड़ेगा, फिर अगला महीना देना पड़ेगा, है ना, वो रेवेन्यू इनकम है। लेकिन मेरे पास कोई बड़ा इनकम आता है, कोई स्पेसिफिक इनकम आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा नेता है जो हमको 2 लाख रुपया फंड दे रहा है कि आप बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए एक अच्छा वहाँ पर लाइब्रेरी बना लीजिए, तो हर महीना थोड़ी देगा 2 लाख रुपया, एक बार दे दिया, फिर लॉन्ग टर्म तक हो सकता है नहीं दे, तो वो इनकम कौन सा इनकम कहलाएगा? कैपिटल इनकम। याद रखिएगा, जो स्पेसिफिक इनकम होगा, समझ गए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज का भलाई के लिए काम करता है, हो सकता है कि हमको एक डोनेशन बड़ा अमाउंट दे दे कि थोड़ा और बिल्डिंग को और बड़ा कर लीजिए, उसमें और बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, समाज की भलाई के लिए सोचता हो वो, तो वो कैसा इनकम होगा? कैपिटल इनकम। क्योंकि जो पैसा दिया है, क्या बोल के दिया है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग। क्या बनाना है उस पैसे से? हमको बिल्डिंग बनाना है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो एक मंदिर है, उस मंदिर में कोई आदमी 5 रुपया देके गया, तो वो उसको कौन सा इनकम समझना? रेवेन्यू इनकम। क्योंकि जो 5 रुपया दे के गया है, वो आप कैसे उसको देखना चाहते हैं, कैसे मतलब उसको आप ट्रीट करेंगे? बोले सर 5 रुपया जो दे के गया वो थोड़ी ना कल पूछने आएगा कि पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं।
आएगा फिर देगा, 5 रुपये आके दे देगा। लेकिन जो आदमी 5 करोड़ 5 लाख रुपया दे के जाएगा, उसको आपको जवाब देना पड़ सकता है। हो सकता है बोले कि चलो ये मंदिर के लिए या मस्जिद के लिए हम ये पैसा दिए हैं, यहाँ मार्बल लगवा लीजिएगा, यहाँ आप एक अच्छा रूम बनवा लीजिएगा। तो स्पेसिफिक अमाउंट, बड़ा अमाउंट जब आपके पास आता है, वो कौन सा इनकम कहलाता है? अब आप कहेंगे इसको कहाँ लिखेंगे? रेवेन्यू इनकम, इनकम साइड में लिख देना। किसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देख लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम कहाँ लिखाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम कहाँ लिखाएगा बोलो? बैलेंस शीट में। बस अंतर इतना ही है कि एक्सपेंडिचर लिख देना एसेट साइड और कैपिटल इनकम लिख देना कौन साइड? एसेट्स, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। इतना बेसिक आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं, आपका एक क्वेश्चन लेते हैं। तब तक आप सोच के जल्दी से बताइए कि क्या बनाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आज आप क्लियर कर लिए तो हमको नहीं लग रहा है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, लेकिन क्लियर होना चाहिए, तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, याद रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम कहाँ लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, एक एसेट्स का और दूसरा लायबिलिटीज़ का। ठीक है ना जी? चलिए मिटावें इसको। चलिए मिटा दिए। बोलिए सरफरोज महोदय, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग को बनाना चाहिए? बताइए, क्या ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताइए जो समाज में भलाई का काम करे, उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। वैसा ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम बताइए। हम लोग उसका एक, उस एजम्पशंस के आधार पर एक क्वेश्चन तैयार करेंगे और उसी का आंसर बनाएंगे। बताइए। देखिए, आप लोग को सोचने में अगर देर हो रहा है तो हम ही बना दे रहे हैं। ठीक है? धनबाद स्पोर्ट्स क्लब यहाँ बनाते हैं। ठीक है? लिख रहे हैं धनबाद स्पोर्ट्स क्लब। हम लोग गेम करवाएंगे। ठीक है? किसी तरह का टूर्नामेंट करवाएंगे। अब टूर्नामेंट जब हम करवाएंगे तो मोटिव है कि खेल को प्रमोट करना। गेम को हम क्या करना चाहते हैं? प्रमोट करना चाहते हैं सोसाइटी में। देख रहे हैं आज गेम खेलने वाले लोग कहाँ ओलंपिक में पहुँच रहे हैं, ओलंपिक गेम में देश के लिए मेडल ला रहे हैं। तो इंडिया भी ला रहा है कुछ हद तक। तो हम लोग खेल प्रमोट करने के लिए एक क्लब बनाए हैं और इसका मोटिव क्या है? पैसा कमाना नहीं, खेल को प्रमोट करना है, लोगों में खेल के प्रति जागरूकता लाना है। लेकिन बिना पैसे का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता, इतना तो पता है सब। चाहे आप समाज के भलाई के लिए कोई काम करो या अपनी भलाई के लिए सिर्फ काम करो, बिना पैसे का आप एक कदम नहीं चल पाइए। और जब पैसा आएगा और पैसा जाएगा तो उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि बिना हिसाब किताब का आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते। बस अंतर इतना ही है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को समय पर टैक्स देता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को टैक्स देना नहीं पड़ता है। समझ गए? अब आ जाइए यहाँ पर कि यहाँ हम बेसिक बात करें कि सबसे पहले हम आपको क्या सिखाएं। मान लीजिए सरफरोज हमको बोला कि सर स्पोर्ट्स क्लब धनबाद वाला जो है इसका हिसाब किताब रखने का जिम्मेवारी हमको दे दीजिए। मतलब चलो तू ही रखो। सबसे पहले बनाना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमसे जब ही पूछा कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम करेंगे क्या, हम बोले बड़ा सिंपल है, करना कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं करना है मतलब? हम बोले पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिख देना और जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिख देना। इस साइड रिसिप्ट और इस साइड क्या लिख देना? पेमेंट। बोलो समझ में आ रहा है बात? एक साइड में पैसा आएगा तो लिखेंगे, दूसरे में पैसा जाएगा तो लिखेंगे। बड़ा सिंपल है। और ये भी बता दिए कि इसको कैश बुक की तरह बनाना, यानी यहाँ सिर्फ नगद ट्रांजैक्शंस को लिखना, कैश ट्रांजैक्शंस को ही लिखना, उधार वाला कोई भी एंट्री नहीं करना। तो इधर लिखने का तरीका क्या है? टू करके, और इधर क्या है तरीका? बाय। अब धनबाद स्पोर्ट्स क्लब जो है ऐसा नहीं है कि आज नया है, बहुत वर्षों से ही चलता आ रहा है। लेकिन आज जिम्मेवारी दिया गया है सरफरोज को कि हिसाब किताब आज रखना है आपको इस ईयर में।
तो ये बोल रहा है, हमसे पूछा कि सर स्पोर्ट्स क्लब का हिसाब किताब रखना है, जा रहे हैं हम काम करने वहाँ। तो हम बोले काम करने जा रहे हो ना, तो पूछ लेना वहाँ क्लब वाले से कि पहले का कुछ फंड वगैरह है क्या। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो हो सकता है कुछ पैसा बचा हो पिछले साल का, है ना। दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, तो कभी कभी पैसा क्या होता है, बच जाता है, तो उसका भी हिसाब किताब रखना है। तो पहले का पैसा अगर बचा हुआ है तो उसको हम टू बैलेंस BD यानी ओपनिंग बैलेंस करके डिनोट करेंगे। क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। एकदम क्लियर है ना, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ये पूछा कि कितना पैसा बचा हुआ है, बोला 10,000। मान लो एक एजम्पशंस के आधार पे कि कितना पैसा बचा हुआ है पिछले साल का, 10,000। अच्छा, ये 10,000 पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इस साइड लिख दे। पॉजिटिव बैलेंस इधर लिखना है और निगेटिव बैलेंस इधर लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला सर पैसा कहाँ से आएगा, टूर्नामेंट करवाइएगा। हम बोले टूर्नामेंट करवाओगे तो पैसा आने का बहुत सारा सोर्स है। बोले क्या सोर्स है, हम बोले कि टूर्नामेंट करवाएंगे तो जितने टीमें आएंगी उन टीमों को बोल दो कि एंट्रेंस फी लगेगा, एंट्री फी लगेगा। आइएगा तो आपको क्या लगेगा, एंट्री फी। बिना एंट्री का कोई भी क्लब को हम या कोई भी स्पोर्ट्स जो टीम है उसको हम खेलने नहीं देंगे, है ना। होता है कि नहीं होता है। आप टूर्नामेंट कराइएगा और आप जाइएगा कि हमको भी खेलना है इस टूर्नामेंट में, तो आपको एंट्री चार्ज देना पड़ता है। तो एंट्री फी हम बोले कि एंट्री फी ले लो भाई। तो एंट्री फी कितना, तो बोले एंट्री फी से 50,000 रुपया आ गया। एंट्री फी से कितना पैसा आ गया, 50,000। अब सरफरोज बोला सर इधर क्यों लिखेंगे, हम बोले इधर लिखो क्योंकि पैसा आ रहा है। उस साइड लिखना, पैसा जाएगा तो उस साइड लिखना, आ रहा है इधर लिखो। बोले चलो ठीक है। और क्या पैसा और कहाँ से आएगा, हम लोग किसी की अच्छे लोगों से डोनेशन भी ले लो। कुछ ऐसे लोग हैं नेता फेता कुछ हैं या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको जाके बोलो कि हम थोड़ा गेम करवा रहे हैं कुछ बच्चों को खेलने के लिए, कुछ आप अपने तरफ से हो सके तो डोनेट कर दीजिए, है ना। तो कोई आदमी आपको डोनेट कर दिया, डोनेशन इस बोल के दे दिया 5,000, लीजिए 5,000 दे दिया, कुछ बोला नहीं, ऐसे 5,000 दे दिए, है ना। लेकिन एक आदमी डोनेशन और दे रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि लीजिए आप जो खेल में जीतेगा जो आदमी, उसके लिए हम प्राइज़ दे रहे हैं, प्राइज़ का पैसा हम दे रहे हैं। टूर्नामेंट करवाएंगे, जो टीम जीतेगा या जो रनर होता है ना जी, एक तो विनर होगा एक रनर अप होगा, प्राइज़ तो दोनों को देना होगा और सबको मेडल वगैरह देना होगा। तो सब में पैसा लगता है कि नहीं लगता है, कप वगैरह खरीदने में पैसा लगता है ना। तो वो पैसे के लिए क्या किया कि एक आदमी 20,000 रुपये आपको दे दिया, लेकिन वो बोल के दिया है कि मेरा वाला पैसा से आप क्या बांटिएगा, प्राइस बोल के दिया है। ध्यान रखना, जो बोल के देगा कोई काम को कि काम करना है और फंड बड़ा है, तो उसको हम स्पेसिफिक फंड समझेंगे। कौन सा, स्पेसिफिक यानी कैपिटल इनकम। और जो ऐसी दे के चला गया 2,000 4,000 1,000, वो जनरल फंड है। क्लियर है ना, इतना समझ में आ रहा है। कौन कहाँ लिखा जाता है वो पहले बता चुके हैं। आइए और क्या, रमजान बोला कि सर और कोई पैसा आने का साधन, हम बोले हाँ मैच का टिकट बेचो, टूर्नामेंट करवाएंगे तो आसपास के लोग देखने आएंगे, तो टिकट बेच दो घूम घूम के। ये बोल के बेचो कि समझिए डोनेशन है, टिकट बेच दो पैसा आएगा। तो टिकट जब बेचा तो 30,000 रुपया वहाँ से भी आ गया। बोलिए समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। और क्या जी, बोलिए प्राइज फंड तो हो गया, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फंड, इक्विपमेंट फंड। एक आदमी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट समझते हैं, बैट बॉल ये सब खरीदने के लिए एक आदमी पैसा दे दिया 40,000, बड़ा अमाउंट है ना, ध्यान रखिएगा। इतना पैसा आ गया आपके पास, मान लीजिए। खर्चा क्या क्या हुआ भाई, चलिए इधर आइए, खर्चा लिखते हैं। क्या क्या खर्च होगा जी, बोलिए। सबसे पहले बोला सरफरोज की सर 10 ठो चेयर मंगवा लें, हमेशा के लिए क्लब में रखा रहेगा। मंगा लो 10 चेयर, 4,000 रुपया लग गया वहाँ, 400 रुपया करके लाया है 10 को चेयर, लॉन्ग टर्म यूज़ होगा, एसेट्स में जाएगा, ठीक है। और क्या बोला सर लंच, लॉन्ग टर्म यूज होगा लंच, बोला आज लाएंगे आज खाएंगे आज खत्म हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। समझना है पैसा खर्च दो तरह का होगा और इनकम भी
दो तरह का सिखा चुके हैं, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। यहाँ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर दो तरह का बताएं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इनकम में बताया गया है एक कैपिटल इनकम और एक रेवेन्यू इनकम। तो इधर दोनों इनकम लिखा हुआ है, कैपिटल इनकम भी है और रेवेन्यू इनकम। आपको पहचानना है, रेवेन्यू इनकम जो बार बार होने वाला इनकम है, और कैपिटल इनकम जो स्पेसिफिक इनकम है। उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म तक आपको फायदा पहुंचाए, है ना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका फायदा हमको कम समय के लिए मिले, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे बोलिए। लंच जो 2000 रुपये का मंगाया गया, और देखो यहाँ लाइटिंग करवाया गया है, लाइट साउंड, लाइट और साउंड समझते हैं ना जी, कमेंट्री करने के लिए 5000 रुपया वो खरीद के नहीं लाए, भाड़े पे लाए, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। 2 दिन खेल होगा, फिर जिसका है वो उठा के ले जाएगा। और बताइए, और मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस, मैच कराने में कुछ और खर्चा है, 10,000 रुपये उसमें खर्चा है, छोटा मोटा इधर उधर का सबका खर्चा होगा, है ना। तो मैच एक्सपेंस करवा लिए। और प्राइज एक्सपेंस माने प्राइज फंड जो आया है, तो फंड जो आप रखे हैं वो पैसा को खर्च कीजिएगा ना, खरीद के लाएंगे। मेडल वगैरह खरीद के आया, तो मेडल जब खरीद के आया है तो मान लीजिए फंड कितना था, 20,000, आप मेडल खरीद के 15,000 का ले आए, 5,000 बचा लिए। कोई आदमी दिया था, उसको क्या कर लिए, बचा लिए 5,000। अब देखो यहाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फंड, तो इक्विपमेंट एक्सपेंस फंड में 40,000 है, लेकिन खर्चा 42,000 हो रहा है। फंड में कितना था 40, खर्चा कितना हो गया 42, 42,000। और क्या है जी, बोलिए कुछ स्पोर्ट्स का बताइए, और क्या खर्चा हो सकता है। नहीं बताइएगा तो हम कैसे लिखेंगे, हैं, नहीं बोलिएगा। पटाखा, तो पटाखा लिख दें यहाँ, नहीं पटाखा क्या फोड़ेंगे, मैच एक्सपेंस में आ जाएगा वो। और क्या लिख दीजिए, छोटा मोटा खर्चा कुछ और। इस साइड में जैसे स्पॉन्सरशिप होता है ना, हाँ बड़ा सब, जैसे कोई भी नहीं देखो, अब उतना हम लंबा अभी नहीं कर रहे हैं, आपको एक कंसेप्ट समझाना है। होने का तो बहुत कुछ हो सकता है, हम सोच रहे हैं 1-2 आइटम और लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। होने का तो बहुत सारा खर्चा हो सकता है। और ब्रेकफास्ट मंगाए, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच मंगाए थे 2,000 का, 1,000 का ब्रेकफास्ट आया, ठीक, ज़्यादा नहीं लिख रहे। हो गया क्लियर। चलिए अब इधर आ जाइए, पैसा कितना बचा ही जानना है। 1 2 3, यहाँ लिखिए 5 4 3 7 2 9 5 14 और 1 15। कितना रुपया टोटल आया है, 1,55,000। 10,000 पहले का था, 1,45,000 अभी आया होगा। टोटल कितना हो गया 1,55,000। अब 1,55,000 में देखो घटा करके कितना बचा है, 0 0, फिर दूसरा लाइन में, फिर तीसरा लाइन में 4 2 6 5 11 5 16 2 18 1 19 6 25, हाथ में 2 2 1 3 1 4 4 8 7 15, 76,000 रुपये बच गया। इसको बोलेंगे बाई बैलेंस CD। क्या बोलेंगे, CD। कल परसों भी जब पढ़ा रहे थे आपको एक चीज़ बताया थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाते हैं तो वहाँ या तो ओपनिंग बैलेंस निकलेगा या तो क्लोजिंग बैलेंस, इसलिए बनाते हैं। और अगर दोनों दिया हुआ है तो ये भी सिखाया था कि या तो कुछ एक्सपेंस रह गया है या तो कुछ इनकम लिखना रह गया। लिखे थे ना कल, 550 का एक आंसर आया था। तो ये एक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है तो आपको बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है बोलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए तो वीडियो में आ रहा है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। आपका क्वेश्चन में यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है बच्चा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ध्यान से देखिए। और नीचे हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट, नीचे में बैलेंस शीट बना ले रहे हैं। ध्यान से देखिए, कोशिश करेंगे कि इतना में बन जाए हमारा। इधर आइए, यहाँ इनकम लिख लीजिएगा और यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर। इस साइड में डेबिट और इस साइड में क्रेडिट, और यहाँ लिख दे रहे हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको पता है, जैसे पहले हम लोग बनाते थे। इस साइड में क्या लिखते हैं बच्चा, एसेट्स, और इधर क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक चीज़ फिर रिपीट कर रहे हैं,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ लिखेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ लिखेंगे। रेवेन्यू इनकम यहाँ लिखेंगे और कैपिटल इनकम यहाँ लिखेंगे। एक बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर लिखेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर इधर लिखेंगे। अच्छा, रेवेन्यू इनकम यहाँ लिखेंगे और कैपिटल इनकम यहाँ लिखेंगे। ये हम पहले भी बता चुके हैं और अभी फिर एक बार बताते हैं, और इसको अभी मिटा देंगे। ये वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे या फिर जो भी मेरा सोशल प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वहाँ पे आप जा कर के देखिएगा। ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि लिखने के लिए याद रखने के लिए एक बार हम रिपीट कर दिए इसको। चलिए अब शुरू करते हैं। पिछले साल का बचा हुआ पैसा कितना है? 10,000। इसको आपको कैपिटल फंड समझना है। देखिए, व्यापार में जब पैसा बचता है या जो ओवरऑल पैसा है वो कैपिटल कहलाता है। लेकिन यहाँ अगर ओपनिंग कैपिटल बनाते तब कैश इन हैंड हो जाता, लेकिन ओपनिंग कैपिटल जब नहीं हो और क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बना रहे हैं, तो इसको आपको कैपिटल फंड समझना है। क्या समझना है? कैपिटल फंड। देखो तो कितना पिछले साल का बचा हुआ पैसा है? 10,000। अच्छा, इस पैसे का यूज़ कब किया जाएगा? बोलिए सर, अगर इस साल पैसा घट जाए, है ना, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले साल का पैसा बचा हुआ है और इस साल जो हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं उसमें पैसा अगर बच जाएगा तो फिर वो बढ़ जाएगा। पिछले साल का पैसा क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इस साल अगर घट गया तो उसी पैसे को हम लोग निकाल के क्या करेंगे? यूज़ कर लेंगे। पहला लाइन क्लियर? आइए दूसरा क्या है? एंट्री फी। पैसा आया है ना, एंट्री फी कैसा इनकम है? कैसा इनकम है? रेवेन्यू इनकम। इसको कैसा इनकम कहेंगे? रेवेन्यू इनकम। एंट्री फी। एंट्री फी कितना रुपया आया है जी? 50,000 लिख दिए। फिर क्या है देखिए तो डोनेशन, ये भी रेवेन्यू इनकम है हमारे लिए। डोनेशन रेवेन्यू इनकम है। कितना रुपया है? 5,000। 5,000 लिख दिए। फिर क्या है? प्राइस फंड। अब प्राइस फंड कहाँ लिखना चाहिए बताइए? स्पेसिफिक है ना, सिखाया है ना, याद रखिएगा। जो आज नहीं आया है उसका फिर गड़बड़ होने वाला है। क्या लिखेंगे जी? स्पोर्ट्स फंड ना जी, प्राइस फंड है, प्राइस फंड है, प्राइस फंड। प्राइस फंड स्पेसिफिक फंड है। कितना रुपया है जी प्राइस फंड? 20,000। 20,000 रुपया है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है देखिए तो टिकट सेल कर रहे हैं ना, टिकट सेल कर रहे हैं, तो टिकट सेल कर रहे हैं, रेवेन्यू इनकम। टिकट सेल कितना रुपया? टिकट सेल 30,000 लिख दिए। फिर क्या है देखिए तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फंड, ये भी स्पेसिफिक इनकम है। फंड आया है लेकिन क्या करने के लिए आया है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फंड। कितना रुपया आया है? 40,000। 40,000 लिख दिए। यहाँ कट तो नहीं रहा ना वीडियो में? कट रहा है क्या? आ जाइए इधर। फर्नीचर कहाँ लिखना चाहिए? फर्नीचर कहाँ लिखना चाहिए रंजन? एसेट साइड लिख दीजिए यहाँ फर्नीचर। कितना रुपया फर्नीचर है? 4,000। फिर लंच, पैसा खर्च हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू है, तो यहाँ पर एसेट 2 जाइए और लंच लिख दीजिए 2,000। चलिए अब लाइट एंड साउंड, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइट एंड साउंड, एंड साउंड 5,000। इसके बाद क्या है देखिए तो मैच एक्सपेंस, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब जब मैच कराएंगे खर्चा तो होगा ही। मैच एक्सपेंस कितना है? 10,000। 10,000। प्राइज एक्सपेंस, बोलिए प्राइज एक्सपेंस सर उसके लिए आपके पास स्पेशल फंड है ना, तो हम अलग से क्यों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खर्चा करें? कोई फंड दिया है तो उसी पैसे को खर्च करेंगे। चलिए यहाँ से खर्च कर लीजिए, आप माइनस कर लीजिए, यहाँ यही माइनस कर लीजिए। 20 में 10 घट गया, अभी भी वो फंड कितना बचा हुआ है? 10,000। याद रखिएगा, यही सब चीज़ आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा बारीकी जो है उसको ध्यान रखना है। अगर कोई स्पेसिफिक फंड हमारे पास होगा और उसका प्रयोग हम करेंगे तो वहीं से उसको क्या करेंगे? माइनस कर लिए। किस चीज़ में? प्राइस में। इक्विपमेंट खरीद के लाया गया, कितना? 42,000 का, लेकिन इक्विपमेंट फंड भी हमारे पास है, कितना है? 40। आप बोलिएगा सर यहाँ तो हम जानबूझ के ऐसा क्रिएट किए थे कि एक फंड वाला पैसा बचेगा और एक फंड वाला पैसा घट जाएगा। तो जब आपके पास खर्चा हो रहा है 42 और कोई आदमी आपको फंड देके गया है कितना? 40। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे बोलिए? ये 40,000 तो आपका चला गया, जीरो हो गया, फंड खत्म। अब 2,000 रुपया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला आपको इधर से खर्च करना हो।
कहाँ से? ऑर्गेनाइजेशन अपने तरफ से करेगा 2000। तो आप कहिएगा 2000 दिखाएंगे कैसे? ऐसे दिखा दीजिएगा कि 42,000 मेरा फंड में था, 40,000 रुपया फंड से दे दिए, बाकी 2000 ऑर्गेनाइजेशन अपने तरफ से खर्च किया। हाँ, यहाँ प्राइस एक्सपेंस में 15 था, यहाँ 15 लिखिए, तो यहाँ कितना बचेगा? 5। नहीं, इसके सामने 10 था इसीलिए गड़बड़ हो गई। प्राइस एक्सपेंस 15 तो बचेगा कितना? 5। याद रहेगा? इक्विपमेंट फंड आपके पास कितना था? 40, लेकिन खर्चा कितना हुआ? 42। तो ऐसी परिस्थिति में पैसा बचेगा नहीं, और अगर घट गया तो उसका प्रयोग हम कहाँ से करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे यहाँ से खर्चा होगा। जानबूझ के स्पेसिफिक फंड 2 तरीके का हमने क्रिएट किया क्वेश्चन बनाते समय, कि एक बचेगा तो कैसे ट्रीट करेंगे, बच जाएगा तो इनकम तरफ लाना नहीं है, लेकिन अगर घट जाएगा तो एक्सपेंडिचर की तरफ ले जाना है। ठीक है ना? चलिए आगे और बताइए क्या है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में कैसा खर्चा है जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, कितना? 1000। और ये जो पैसा बचा हुआ है क्या है? कैश इन हैंड। जो पैसा बचा हुआ है इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो पैसा बच गया है ये हमारे लिए क्या है? कैश इन हैंड। करेंट ईयर में कैश इन हैंड, यहाँ आइए, कैश इन हैंड एसेट साइड में लिखते हैं ना, कितना रुपया है? 76,000 हो गया। अब आ जाइए, बोलिए किधर ज़्यादा लग रहा है? 50, 30, 80 और 5, 85,000 रुपया इनकम। अब 85,000 रुपये में 85,000 में इसको माइनस कर लीजिए। देखिए यहाँ कितना माइनस करके आ रहा है? 0, फिर 0, फिर 0, 2, 5, 7, 2, 9, 1, 10, 5, 15, 5 हाथ में 1, 1, 1, 2, 6, 8, 65,000 रुपया बच गया। जो बच गया उसको सरप्लस कहेंगे, जो बच गया उसको क्या कहेंगे? सरप्लस। प्रॉफिट हुआ ये, ठीक है। और सरप्लस या प्रॉफिट कैपिटल को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो यहाँ सरप्लस ला के जोड़ दीजिए। सरप्लस कितना बचा हुआ है भाई? 65। माने पिछले साल का ऑर्गेनाइजेशन में, स्पोर्ट्स क्लब में पिछले साल का 10,000 था, इस साल का ही बच गया। अब कैपिटल फंड घटने के बजाय क्या हो गया? बढ़ गया। 65 और 10 कितना हो गया? बोलिए 75। तो 75 और 5 कितना हो गया? इधर 80 और इधर 76 और 4 कितना हो गया? लास्ट में बैलेंस शीट मिल गया। बोलिए आपको कितना समझ में आया? हम यही इसीलिए सब टॉपिक में बोलते हैं कि पहले कोई भी चीज़ का पूरा कंसेप्ट और कहानी समझ लो। हम ही नहीं करेंगे कि ये आप देख लिए तो आपका एनपीओ का सारा सब कुछ बन जाएगा, लेकिन बहुत हद तक आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कर पाइएगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, क्या निकलता है, कहाँ कौन सा एक्सपेंडिचर लिखेंगे, कहाँ कौन सा इनकम लिखेंगे। फिर एक बार रिपीट करें, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इधर पैसा आएगा तो लिखेंगे और जाएगा तो लिखेंगे। क्लियर है ना? ये पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा आप देखिए और देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बुक का सम अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे ख्याल से आपको बनेगा ज़रूर क्वेश्चन। बता दें लास्ट में कि ये जो टॉपिक है एनपीओ, पिछले साल बीबीएमकेयू के जितने भी स्टूडेंट्स थे, बीकॉम सेमेस्टर 2 के बच्चे, उनको पढ़ना था, लेकिन एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से उठा करके ये टॉपिक को अभी बीकॉम सेमेस्टर 1 वाला अकाउंटेंसी वाला बुक में लाया गया है, और वहाँ अभी पढ़ना पड़ रहा है। और एनपीओ इजी नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए, बहुत सारा क्वेश्चन है और आपको इसमें दिक्कत भी हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही।